If you stand for a reason, you must stand like a tree. And if you fall on the ground, then fall like a seed that grows to fight again. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. As I have started with the series on Code of Civil Procedure. And in this series, I have discussed various concepts relating to Code of Civil Procedure. Today I will discuss more concepts relating to CPC. आज इस वीडियो में मैं कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. तो सबसे पहला कंसेप्ट है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. दिस मीन्स एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड. आप जब भी कोई मुकदमा कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं तो ये कहा जाता है कि आपको वो मुकदमा सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में फाइल करना होगा. दिस मीन्स यदि आपका कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में वो झगड़ा ये नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे. यू मस्ट इंस्टीट्यूट दैट सूट इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड. ऐसा कहा गया, ऐसा सेक्शन 15 ऑफ द CPC के अंदर कहा गया है. और ये ध्यान रखते हुए कि उस कोर्ट का पेक्युनरी जुरिडिक्शन भी होना चाहिए और उसके संबंध में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा ये कहा जाता है कि यदि कोई भी मुकदमा जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, अचल संपत्ति से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में उस कोर्ट में मुकदमा जाएगा जहाँ पर वो अचल संपत्ति या तो स्थित है या फिर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है. तो क्या कहेंगे? एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड दैट हैज जुरिडिक्शन टू ट्राई इट एंड सब्जेक्ट ऑफ द पेक्युनरी जुरिडिक्शन. मतलब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट टू द पेक्युनरी और अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ. दिस मीन्स फ्लोइंग सूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी. यदि मान के चलो कोई मुकदमा आपका संपत्ति से संबंधित है तो दैट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी लाइज. मतलब जिसके क्षेत्राधिकार में वो प्रॉपर्टी आपकी लाई करेगी, मुकदमा आपका वहीं फाइल किया जाएगा. आपको पता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फॉर द रिकवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द फोरक्लोजर और रिडेम्पशन ऑफ द इन केस ऑफ मॉर्टगेज, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और द इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड फॉर कंपनसेशन फॉर द रोंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, and for any recovery of movable property. तो these are the certain disputes that can arise in the cases of property. ये कुछ ऐसे डिस्प्यूट है जो प्रॉपर्टी के संबंध में अराइज हो सकते हैं. और इन सब केसेस के अंदर हमारे जो कोर्ट है, कौन सी कोर्ट में जुरिडिक्शन रखा जाएगा? सबसे पहले आपको उस कोर्ट में मुकदमा फाइल करना होगा वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहाँ आपकी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, स्थित है. इसके अलावा और कहाँ पे हो सकता है? और वेयर द कोज ऑफ एक्शन हैज बीन अराइजन, जहाँ पे आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है. इसका मतलब ये होगा कि यदि प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो हमें ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है. और यदि जहाँ पर जैसे मान के चलो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो मुंबई में स्थित है और आपका झगड़ा दिल्ली में उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे मुंबई में भी आपका केस इंस्टीट्यूट हो सकता है और दिल्ली के अंदर भी इंस्टीट्यूट हो सकता है. परंतु यदि यही झगड़ा आपका मूवेबल प्रॉपर्टी या किसी पर्सन से संबंधित होगा तो क्या होगा? इन केस वेयर देयर इज प्रॉपर्टी मूवेबल, जहाँ पे प्रॉपर्टी मूवेबल है, चल संपत्ति है, और द केस इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, या फिर कोई जो केस है वो किसी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से या फिर पर्सन से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा वहाँ फाइल किया जाएगा वेयर द रोंग इज कमिटेड, जहाँ पर आपका रोंग आपके साथ गलत कार्य किया गया है, वेयर द रोंग हैज बीन कमिटेड, और वेयर द डिफेंडेंट डिसाइड्स, और वेयर द डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, और वेयर द डिफेंडेंट पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. तो दीज आर द सर्टेन जुरिडिक्शन. ये वो जुरिडिक्शन बताए गए जहाँ पे आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं. तो आपको क्या कहा गया कि यदि वो प्रॉपर्टी चल संपत्ति है या फिर वो पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा वहाँ फाइल किया जाएगा जहाँ पर आपके साथ गलत कार्य किया गया है, जहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर उस स्थान पर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, या फिर डिफेंडेंट डिफेंडेंट का वर्क प्लेस है, वेयर द डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ पे डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी करता है, या फिर डिफेंडेंट अपने किसी बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए कार्य करता है. तो ऐसी किसी भी जगह पे आप केस को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बॉडी कॉर्पोरेट. जैसे कि आपको पता है कि जब हम कानून की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. जब कानून की बात करते हो तो यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टी लाई करती है. एक होती है आपकी नेचुरल प्रॉपर्टी, मतलब नेचुरल पर्सन. यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया गलती से, यहाँ पे पर्सन होगा. तो यहाँ पे जब आप पर्सन की बात करते हो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन. यहाँ पे 2 तरह के पर्सन होते हैं. एक होते हैं नेचुरल पर्सन और सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन मीन्स
मतलब दैट इज मेड बाय द गॉड, जिनको भगवान के द्वारा बनाया गया, नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हैं। परंतु यदि आप बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की, तो दैट में भी कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये सारी आपके किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। एज यू नो, एवरी कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी कंपनी जो होती है, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एंड दैट अ सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट दैट कंपनी, एंड द कंपनी हैज कैपेसिटी टू सू एनी थर्ड पर्सन। कि यदि हम चाहें तो हम किसी कंपनी के नाम में मुकदमा फाइल कर सकते हैं, और कंपनी यदि चाहे तो किसी भी नाम व्यक्ति के नाम में मुकदमा फाइल कर सकती है। ये आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में। तो इन केस ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, यदि कोई मुकदमा किसी बॉडी कॉर्पोरेट या किसी कंपनी से संबंधित है, तो इट शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, और इन एनी ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। या फिर कह दें कि जहाँ पे कोई कंपनी के ऊपर मुकदमे की बात आती है, तो वहाँ पे मुकदमा फाइल किया जाएगा जहाँ पर वो कंपनी या तो सिचुएट करती है, जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस है, या फिर उस जगह पर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस कंपनी के संबंध में। तो दैट इज द अदर प्लेस वेयर द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड। एंड और या फिर आप ये भी कह सकते हैं देयर मे बी एनी सबॉर्डिनेट ऑफिस। वहाँ पे यदि कंपनी का कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस है, तो वहाँ पे भी आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। इसके संबंध में एक केस लो है जहाँ पे ये कहा गया था कि वेयर देयर माइट बी 2 और मोर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैविंग अथॉरिटी टू एंटरटेन ए पेटिशन। जहाँ पे कोई एक मतलब दो कोर्ट है, दो या दो से अधिक कोर्ट है जो एक पेटिशन को एंटरटेन कर सकती है किसी भी कंपनी के संबंध में। तो ऐसी स्थिति में if the parties to the contract agree to vest jurisdiction in one such court, यदि दोनों पार्टीज मिलके एक जुरिडिक्शन को मतलब स्थित कर लेती है कि भाई हमें यहीं पे मुकदमा फाइल करना है, यदि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, वो सहमत हो जाती है, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा दैट विल बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड दिस वाज सेड इन द केस ऑफ एंग्ले इंसल्सन्स वर्सेस डेवी एस मोर इंडिया लिमिटेड। So this was the case where it was said that in case of any jurisdiction of the court where the suit can be instituted in a case of company, if both the parties agreed upon any place, वही यदि कोई दोनों पार्टीज एग्री हो जाती है कि हम इस स्थान पे मुकदमा फाइल करने वाले हैं, तो सच एग्रीमेंट विल बी अ वैलिड, मतलब वहाँ पे वो एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड होगा। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों को आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है सेट ऑफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ द CPC डिस्क्राइब्स अबाउट द सेट ऑफ। जो ऑर्डर 8 है, रूल 6 है आपका CPC का, वो आपके सेट ऑफ की बात करता है। सेट ऑफ होता क्या है? सेट ऑफ इज ए रेसिप्रोकल इक्विटेबल ऑफ द डेप्ट, रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ द डेप्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। यहाँ पे एक तरह से रेसिप्रोकल एक्विटल हो रहा है डेप्ट का किसी एक ऋण के संबंध में, उसे कहते हैं सेट ऑफ। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान के चलो ये ए ने बी के ऊपर एक मुकदमा फाइल करा कि मुझे बी से 5,000 रुपये लेने हैं, और उसको क्लेम करने के लिए ए बी पर मुकदमा फाइल कर देता है। तो वहाँ पर यदि बी चाहे, यदि बी ने मान के चलो ए से कोई पैसा पहले लेना था जो उसने क्लेम नहीं किया था आज तक, तो बी कैन क्लेम द सेट ऑफ इन द सेम सूट इन द रिटर्न स्टेटमेंट दैट आई हैव टू क्लेम ₹10,000 फ्रॉम ए। क्या मतलब कि ए ने बी के ऊपर मुकदमा फाइल करा था कि मेरे को बी से 5,000 रुपये लेने हैं, उसने वो देने से मना कर दिया। बी ने जबकि ए से 10,000 रुपये लेने थे, तो बी आपके सेट वहाँ पे सेट ऑफ के अंदर वहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा बी, उसके अंदर एक तरह से वो सेट ऑफ डाल सकता है कि भी मेरे को भी बी कहेगा कि मुझे ए से भी मतलब 10,000 रुपये लेने हैं, और यदि वो लीगल क्लेम है तो नेचुरली वो वैलिड माना जाएगा। तो दिस इज नोन एज सेट ऑफ। देयर मीन्स देयर इज रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ द डेप्ट। दिस मीन्स यहाँ पे एक तरह से रेसिप्रोकल एक्विटल हो गया डेप्ट का। ए ने कहा था बी से 5,000 रुपये लेने, वो 5,000 रुपये उसको काट के बाकी मुझे 5,000 रुपये वापस कर दो आप, बी ये कहेगा। तो नेचुरली है कि यहाँ पे एक तरह से रेसिप्रोकल एक्विटल हो जाता है डेप्ट का। और यहाँ पे जो बी है इसका ये एक तरह से राइट माना जाएगा, राइट टू क्लेम। तो बी हैज़ द राइट टू क्लेम दैट अमाउंट इफ दैट इज लीगल राइट। यदि वो लीगल है, बिल्कुल सही है बी का जो राइट है, तो ऐसी स्थिति में बी का पूरी तरह से राइट होगा। तो सेट ऑफ इज ए राइट ऑफ द पार्टी, राइट ऑफ द डिफेंडेंट। तो जो सेट ऑफ होता है ये कहीं ना कहीं राइट ऑफ द डिफेंडेंट होता है, एंड इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ
एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिव्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ए ने कहा था मुझे बी से 5,000 रुपये लेने हैं, तो बी के जो बी ने ए से 10,000 रुपये लेने थे, तो वो 5,000 रुपये घटा के तुम मुझे वापस कर दो। बी क्या कहेगा कि 5,000 रुपये का जो क्लेम है वो आप अपना पूरा कर लीजिए और बाकी जो मेरे 5,000 रुपये बचते हैं वो आपको मुझे देने हैं। तो वहाँ तक उसका जो मतलब क्लेम है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ जो है वो रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ द डेब्ट है। और जहाँ पे आप सेट ऑफ की बात करते हो तो इसके लिए कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कौन सी कंडीशन है? हेयर द सूट मस्ट बी फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे जो सूट फाइल किया जा रहा है वो आपका मनी की रिकवरी के संबंध में होना चाहिए। सेकंड वन इज सम ऑफ मनी मस्ट बी एसर्टेन। यहाँ पे जो मनी जो क्लेम करने की बात हो रही है वो एसर्टेन होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि अनसर्टेन अमाउंट नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज सच सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बी लीगली रिकवरेबल होना चाहिए ए से अमाउंट का, तो सच सम ऑफ मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिव। वहाँ पे डिफेंडेंट ने लीगली रिकवर करना था ए से डेप्ट, तभी वो क्लेम माना जाएगा। तो डिफेंडेंट के द्वारा जो वो सम है वो लीगली रिकवरेबल होना जरूरी है। एंड द लास्ट एसेंशियल इज इट मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज पेंडिंग। सूट इज ब्रॉड मीन्स जहाँ पे मुकदमा लाया गया, जिस कोर्ट के अंदर मुकदमा लाया गया, वो उसकी पेक्यूनरी लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द सेट ऑफ एंड दिस इज डिस्क्राइब्ड इन मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर एट रूल 6। यदि हम बात करें इफेक्ट ऑफ द सेट ऑफ की, इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ए ने बी से कहा कि मेरे को 5,000 रुपये इससे लेने हैं, उसके खिलाफ मुकदमा फाइल करा था। तो ए कैसे मुकदमा फाइल करेगा? जब भी आप कोई बात करते हैं प्लेंटिव को, तो प्लेंटिव फाइल्स इज सूट बाय फाइलिंग द प्लेंट। तो ए क्या करेगा? अपने मुकदमे को डालने के लिए वो प्लेंट फाइल करेगा बी के खिलाफ, और बी उसका क्या करेगा? उसका जवाब देगा। दैट विल ही विल फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। तो बी उसको क्या करना था? उसने रिटर्न स्टेटमेंट देनी थी। तो बी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही उसको सेटअप को क्लेम करेगा कि भी मुझे ए से 10,000 रुपये लेने हैं। नेचुरली कि अब यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होगा कि इट विल अफेक्ट लाइक अ प्लेंट। वहाँ पे जो बी जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है वो एक तरह से प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्लेंट। तो वो प्लेंट की तरह मानी जाएगी। यहाँ पे ये माना जाएगा कि बी ने ए के खिलाफ मुकदमा फाइल करा है। इवन इफ यदि ए के द्वारा जो मुकदमा फाइल किया गया था बी के खिलाफ, यदि चाहे वो भले ही डिस्पोज ऑफ क्यों ना हो जाए, परंतु वो दूसरा जो मुकदमा है बी ने जो ए के खिलाफ सेट ऑफ क्लेम किया है वो चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस मीन्स जो रिटर्न स्टेटमेंट है दैट विल हैव द सेम इफेक्ट एज द प्लेंटिव। वो बिल्कुल सेम उसी तरह से इफेक्ट करेगी जैसे कि एक प्लेंट होता है, और वहाँ पर ए को उसका जवाब देना होगा विद इन 30 डेज। जैसे कि आपको पता है कि ये जब कोई रिटर्न प्लेंट फाइल करता है प्लेंट फाइल करता है तो उसका जवाब 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को देना पड़ता है। तो नेचुरली है कि यहाँ पे बी ने अब सेट ऑफ जो क्लेम किया है उसको प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ए को उसका जवाब देना होगा विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। तो ये इसका इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्विटेबल सेट ऑफ। ये इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 20 रूल 18 पार्ट क्लोज 3 सबसेक्शन 3। तो ये आपके ऑर्डर 20 रूल 19 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में। समटाइम्स द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू क्लेम सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अनसर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मतलब जो डिफेंडेंट होता है कई बार उसको परमिट कर दिया जाता है कि वो अनसर्टेन सम ऑफ मनी को भी क्लेम कर सकता है। जैसे मैंने आपसे सेट ऑफ की बात की थी तो वहाँ पर सम ऑफ मनी क्या थी? सर्टेन थी। परंतु कई बार क्या होता है कि जो सम ऑफ मनी होती है वो असर्टेन होती है, वेयर द क्लेम अराइजेज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। और वहाँ पे जो क्लेम अराइज हो रहा है यदि वो सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको इक्विटेबल सेट ऑफ का नाम दिया जाएगा। तो इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इफ द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू क्लेम सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसर्टेन सम ऑफ मनी वेयर द क्लेम अराइजेज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि वो एक तरह से एक ही ट्रांजेक्शन समझी जाएगी। एंड वेयर देयर इज नॉलेज ऑन बोथ द साइड्स, मतलब वहाँ पे जो नॉलेज है वो दोनों तरफ से नॉलेज है कि हाँ भी यहाँ पे ये क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये डेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये समझा जाएगा कि वहाँ पे जो पार्टी है डेट मतलब वहाँ पे वो इक्विटेबल सेट ऑफ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस दिस मीन्स वेयर द मतलब एंड क्रेडिट बाय द अदर पार्टी। वहाँ पे एक तरह से दोनों मतलब दूसरी पार्टी क्लेम कर रही है कि मुझे भी उससे लेने हैं, तो नेचुरली कि वो एक तरह से क्लेम हो जाएगा और यहाँ पे उसको ट्रस्ट करते हुए मतलब उसको मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल बताती हूँ। मान के चलो एक नौकर ने मालिक के ऊपर मुकदमा फाइल करा
कि मेरी 10,000 रुपये की तनख्वाह बकाया थी जो मालिक मुझे देने से मना कर रहा है, और वो उसके मालिक के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में मुकदमा ला दिया जाता है, तो वहाँ पर जो मालिक है वो उसके इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। वो ये कहेगा कि यहाँ पर मेरे जो नौकर था, इसने नौकरी करने के दौरान मेरे कई सारे कीमती सामान जो जिनकी कीमत 10,000 से भी ज़्यादा की थी वो तोड़ दिए, नुकसान कर दिए, जिसकी वजह से मैं उन्हें उससे पूरा करूँगा। तो डैट इज नोन एज इक्विटेबल सेट ऑफ। यहाँ पे ये सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है। और यहाँ पे तो यदि कोर्ट चाहेगी, ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर। यदि कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है, तो कोर्ट कैन डिस्चार्ज दैट अमाउंट। जो नौकर को उन्होंने 10,000 रुपये देने, तो वो उसको डिस्चार्ज करवा मान देगी। तो दिस इन्होंने इक्विटेबल सेट ऑफ, इसको इक्विटेबल सेट ऑफ कहा जाता है। और ये मैंने आपको बताया ऑर्डर 20 रूल 19 पार्ट 3 के अंदर डिस्कस किया गया है। तो यदि आप बात करते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ की, तो इसके लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया है। नंबर 1, देयर इज नो सम स्पेसिफाइड फॉर द क्लेम। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे अनसर्टेन अमाउंट हो सकता है, तो कोई सम स्पेसिफाई नहीं किया गया, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया है। एंड द क्लेम मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो क्लेम हो रहा है वो सेम ट्रांजेक्शन से हो रहा है। तो दीज आर द टू मेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द इक्विटेबल सेट ऑफ। इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, सबसे पहला डिफरेंस तो आप इनके सेक्शन के संबंध में ही दे सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर 8 रूल 6 डिस्क्राइब करता है सेट ऑफ के बारे में, और इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया ऑर्डर 20 रूल 19 पार्ट 3 डील्स विद इक्विटेबल सेट ऑफ। इफ वी टॉक अबाउट द सेट ऑफ, हियर द सम अमाउंट इज एज सर्टेन अमाउंट। मैंने आपसे क्या कहा था कि मनी रिकवर करने के संबंध में है, और जो अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट है। जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या कहेंगे कि द क्लेम कैन बी सर्टेन और असर्टेन और अनसर्टेन। यहाँ पे जो अमाउंट है वो सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं सेट ऑफ की, तो क्लेम नीड नॉट अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। कोई जरूरी नहीं कि वो क्लेम सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा हो। जबकि आपने इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या कहा कि क्लेम मस्ट अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन से अराइज होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं सेट ऑफ की, तो सेट ऑफ इज द राइट ऑफ द डिफेंडेंट। सेट ऑफ जो था वो राइट ऑफ द डिफेंडेंट था, वो डिफेंडेंट का अधिकार था, वो कोर्ट मना नहीं कर सकती। वहाँ पे कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। जब आप इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करते हो, तो कोर्ट ने क्या करा, अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज किया वहाँ पर। दैट वॉज नॉट द राइट ऑफ द पार्टी। वो पार्टी का राइट नहीं था। यदि कोर्ट चाहती तो वो नौकर का जो मनी है वो डिस्चार्ज कर देगी कि वो उसने उसके इंस्ट्रूमेंट्स तोड़े थे तो उससे वो पूरी हो जाएगी। परंतु वहाँ पे उसका राइट नहीं है, मालिक का कोई राइट नहीं है। वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करेगा कि वो उसको डिस्चार्ज करती है या नहीं करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये डिफरेंस है जो दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या है? क्या आपको पता है कि जब हमारी सीपीसी बनी थी 1908 में, ये काउंटर क्लेम नाम का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। ये उस समय नहीं था, ये बाद में बाय अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको एंटर किया गया था 1976 के अंदर। दिस वाज एडेड बाय अमेंडमेंट इन 1976 अंडर द ऑर्डर 8 रूल 6 क्लोज A to G। ऑर्डर 8 रूल 6 क्लोज A to G डील्स विद द काउंटर क्लेम। ये काउंटर क्लेम से डील करते हैं। ए डिफेंडेंट इन ए सूट में, इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग, ए सेट ऑफ अंडर रूल 6। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि सेट ऑफ कहाँ क्लेम किया जा रहा था, रूल 6 के अंदर क्लेम किया जा रहा था, ऑर्डर 8 के रूल 6 के अंदर। यदि हम बात करते हैं काउंटर क्लेम की, तो काउंटर यहाँ पे क्या कहेंगे, सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब एक तरह से प्रतिवादी के विरुद्ध मतलब उसका दावा किया जा रहा है प्रतिवादी के विरुद्ध। मीन्स any right of claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limitation limited for delivering the defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of the claim for damage or not. Such counterclaim must be within the pecuniary jurisdiction of the court. मतलब एक तरह से यहाँ पे प्रतिवादी के विरुद्ध उसका दावा किया जा रहा है प्रतिवाद का। मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। यदि हम बात करते हैं काउंटर क्लेम की, तो काउंटर क्लेम क्या है? काउंटर क्लेम इज द क्रॉस सूट बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। काउंटर क्लेम एक तरह से क्रॉस सूट माना जाएगा जो डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ के अगेंस्ट लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मान के चलते हैं कि ए ने बी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल करा कि मुझे बी से 10,000 रुपये लेने थे, जो बी ने देने से मना कर दिया है,
तो बी उसके खिलाफ क्या करेगा, एक सेट ऑफ बी क्लेम कर सकता है। जैसे अभी आपको मैंने सेक्शन 8 ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या बताया था कि वहाँ पे बी हैज़ राइट टू क्लेम द सेट ऑफ इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट। तो जब भी बी जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो उसके अंदर वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है कि यदि बी ने ए से कुछ लेना था तो नेचुरली दैट कैन बी क्लेम्ड इन द सेट ऑफ इन द रिटर्न स्टेटमेंट दैट इज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। तो वहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। मान के चलो बी ने सेट ऑफ क्लेम किया कि मुझे ए से 20,000 रुपये लेने थे, जो और 20,000 की डिग्री ए के मतलब बी के फेवर में ए के अगेंस्ट में लाई गई मेरे पास है, वो एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में बी कैन क्लेम हिज सेट ऑफ इन द सेम क्लेम सेम सूट, उसी सूट के अंदर बी के द्वारा सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर। और इसी के अंदर आप यदि बी चाहे तो एक काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है। काउंटर क्लेम इज द क्रॉस सूट बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। जो काउंटर क्लेम होता है वो एक तरह का क्रॉस सूट माना जाता है जो डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ के अगेंस्ट लाया जाता है। तो यदि यहाँ पर बी चाहे और बी को लगता है कि यदि कोई काज ऑफ एक्शन ए के अगेंस्ट मेरे पास एग्जिस्ट करता है विच हैज अराइजन बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट या फिर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट, यदि सूट के फाइल करने के बाद यदि अराइज हुआ है तो आपको उसके मतलब जो डिफेंस लेने से पहले अराइज हुआ होना चाहिए, बिफोर द फाइलिंग ऑफ द डिफेंस। यदि मतलब जो ए है जब तक वो डिफेंस अपना क्लेम नहीं करता, फाइल नहीं करता, उसके फाइल होने से पहले यदि बी चाहे तो एक रो सूट भी ला सकता है अगेंस्ट द ए। तो दिस इज नोन एज काउंटर क्लेम, इसको काउंटर क्लेम कहा जाता है। तो दिस मीन्स काउंटर क्लेम इज द क्रॉस सूट बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो जो काउंटर क्लेम होता है वो क्रॉस सूट होता है जो डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ के अगेंस्ट लाया जाता है, जो या तो सूट मुकदमा फाइल करने से पहले अराइज हुआ हो या फिर आफ्टर द मुकदमा मतलब फाइलिंग ऑफ द सूट यदि अराइज हुआ है तो बिफोर फाइलिंग ऑफ मतलब बिफोर फाइलिंग इज डिफेंस, उसके डिफेंस लेने से पहले, ए के डिफेंस लेने से पहले, उससे पहले आप बी चाहे तो उसके खिलाफ क्रॉस सूट भी ला सकता है। दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लेंट। एक तरह से यहाँ पे बी जो काउंटर क्लेम फाइल करेगा ए के खिलाफ वो एक तरह से प्लेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और वहाँ पर जो प्लेंटिफ है आपका, जो ए प्लेंटिफ था, उसको उसका जवाब देना होगा। तो दैट इज द काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम इज द क्रॉस सूट। इसके लिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान के चलो ए ने बी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल करा कि यहाँ पर मेरा मकान बी ने किराए पे ले रखा है जिसका वो किराया देने से मना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो ए जो है वो बी के खिलाफ मुकदमा फाइल कर देता है। बाद में बी को पता चलता है कि ये जो मकान जिसमें मैं रह रहा हूँ ये तो मकान मेरा ही है। तो नेचुरली कि बी कैन फाइल ए काउंटर क्लेम अगेंस्ट द ए कि जिस मकान के अंदर मैं रह रहा हूँ जिसके ऊपर वो ये क्लेम कर रहा है कि इसका किराया देना है, ये मकान तो मेरा ही है। नेचुरली कि बी कैन फाइल ए क्रॉस सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ ए। वहाँ पे वो ए के खिलाफ क्या कर सकता है, एक क्रॉस सूट फाइल कर सकता है। तो दैट इज द काउंटर क्लेम। नाउ आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.